आज से 58 साल पहले ये जनवरी 1966 की ही बात थी जब देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की कथित तौर पर हार्ट अटैक से मौत हुई। लेकिन भारतवासी आज भी यही मानते हैं कि उनकी जहर देकर हत्या की गई थी। तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। देखो, हुआ कुछ ये था कि आज यानी 10 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय के यूएसएसआर के एक शहर ताशकंद में पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अयूब खान के साथ शाम 4 बजे एक शांति समझौता साइन कर रहे हैं। फिलहाल शास्त्री जी अपनी मौत से 1 घंटे पहले यानी रात के 12:30 बजे ताशकंद के इस दाचा में यहाँ सो रहे हैं। रशियन लैंग्वेज में ऐसे हाउस लाइक स्ट्रक्चर्स को दाचा बोलते हैं। 3D आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन से समझो, शास्त्री जी के रूम के जस्ट पास वाले रूम में 3 लोग और मौजूद हैं। उनके सिक्योरिटी इंचार्ज आर कपूर, प्राइवेट सेक्रेटरी JN शाही और पर्सनल असिस्टेंट MMN शर्मा, और ये सब पैकिंग कर रहे हैं। अब यहाँ थोड़ा ऊपर आ जाओ। शास्त्री जी के ऊपर वाले फ्लोर पर यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर सो रहे हैं शास्त्री जी के पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर RN चुग, हेल्पर रामनाथ और इंडियन एम्बेसडर TN कॉल का कुक मोहम्मद जान। अब नीचे शास्त्री जी के रूम के बगल में इस रूम में पैकिंग कर रहे इन तीनों को रात के लगभग 1:20 पर एक अजीब सी आहट और दबी हुई आवाज सुनाई देती है। जब इन्होंने अपने कमरे के गेट की ओर देखा तो वहाँ इन्हें शास्त्री जी अचानक अपना सीना पकड़कर खड़े हुए दिखाई दिए। घबराए हुए शास्त्री जी ने धीमी आवाज में डॉक्टर शब्द बोला और वापस मुड़ने लगे। तभी शर्मा और कपूर दौड़कर शास्त्री जी को पकड़ते हैं और तीसरा बंदा शाही डॉक्टर चुग को बुलाने के लिए दौड़ता है। इसी बीच शर्मा और कपूर शास्त्री जी को उनके कमरे में ले जाते हैं। बिस्तर तक पहुंचने से पहले ही शास्त्री जी जोर जोर से खांसने लगते हैं। शर्मा और कपूर जैसे तैसे शास्त्री जी को बिस्तर पर सुला देते हैं। अब शास्त्री जी की खांसी इतनी जोर पकड़ जाती है कि उन्हें सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। तभी शास्त्री जी अपने हाथों से चेस्ट को दबाकर अचानक से बेड पर बैठ जाते हैं। उनका चेहरा पीला पड़ जाता है और वो अपने आखिरी शब्द ओ मेरे राम, ओ मेरे बाप बोलकर बेड पर वापस लेट जाते हैं। एक चौंकाने वाली बात यह थी कि ना जाने क्यों शास्त्री जी बेड के पास टेबल पर रखे हुए थर्मस की ओर इशारा करते हैं। जस्ट अभी आपने नोटिस किया कि 3D एनिमेशंस की मदद से किसी भी टॉपिक को विजुअलाइज करना और समझाना कितना ज्यादा इजी हो जाता है। अगर आप भी ऐसी 3D एनिमेटेड वीडियोस बनाना सीखना चाहते हो तो मास्टर 3D विद प्रोफेसर प्रीमियम ट्रेनिंग प्रोग्राम को अभी के अभी ज्वाइन करो। 3D कोर्स एडमिशन फीस पर ह्यूज डिस्काउंट के लिए पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स को ज्वाइन करो। शास्त्री जी का इस थर्मस पर यह इशारा अपने आप में एक मिस्ट्री है। इस वीडियो में आगे समझेंगे कैसे। खैर, जैसे ही शाही ने डॉक्टर को इन्फॉर्म किया वैसे ही डॉक्टर चुग दौड़कर शास्त्री जी के कमरे में पहुंचते हैं और इनकी पल्स चेक करते हैं। शास्त्री जी की पल्स बहुत तेज थी। ब्लड प्रेशर भी चेक किया लेकिन उनका बीपी स्फिग्मोमैनोमीटर में रजिस्टर ही नहीं हो रहा था। फिलहाल शास्त्री जी एक बड़े हार्ट अटैक से जूझ रहे हैं। डॉक्टर चुग जल्दी से शास्त्री जी को रिक्लाइनिंग पोजीशन में लिटाकर उन्हें 2 इंजेक्शन लगा देते हैं, लेकिन इन इंजेक्शन का भी उन पर कोई असर नहीं हो रहा था और शॉकिंगली अगले 3 मिनट में शास्त्री जी बेहोश हो जाते हैं। अब धीरे धीरे इनकी सांसें शांत हो जाती है, पल्स रुक जाती है और इनकी हार्ट बीट भी डिटेक्ट नहीं हो रही थी। इतना सब होने के बाद डॉक्टर चुग अब रिवाइवल ट्रीटमेंट यानी कि CPR वगैरह देना शुरू करते हैं, लेकिन शास्त्री जी को रिवाइव नहीं करवा पाते हैं। इतनी कोशिशों के बाद अंततः डॉक्टर चुग दुखी होकर कहते हैं, बाबूजी आपने मुझे मौका नहीं दिया। और ये वो पल था जब शास्त्री जी नहीं रहे। अब जैसा मैंने आपको बताया कि उस समय शास्त्री जी कहीं इंडिया में नहीं बल्कि किसी एग्रीमेंट की वजह से उस समय की सोवियत यूनियन की 4th लार्जेस्ट सिटी ताशकंद में थे। इसलिए शास्त्री जी की इस हालत के बारे में सुनते ही एक के बाद एक रशियन डॉक्टर्स की 2 अलग अलग टीम्स यहाँ आकर इंडियन PM को बचाने की कोशिश करने लगती हैं। जैसे जैसे शास्त्री जी की इस कंडीशन का और डिप्लोमेट्स को पता चलता है वैसे वैसे इस दाचा में धीरे धीरे इंडियन, रशियन और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स इकट्ठा होने लगते हैं। इधर शास्त्री जी को बचाने में डॉक्टर्स हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2:30 पर रशियन डॉक्टर्स की दोनों टीम्स ने भी शास्त्री जी को डेड डिक्लेयर कर दिया। अब इस दाचा में मौजूद सभी लोगों में एक बहुत ही चुभने वाली शांति पसर जाती है। यहाँ कोई भी शास्त्री जी की मौत पर विश्वास करने को रेडी था ही नहीं। अगली सुबह शास्त्री जी की डेड बॉडी को USSR से इंडिया लाया जाता है। इंडिया पहुंचते ही शास्त्री जी की डेड बॉडी पालम एयरपोर्ट पर लैंड करती है। आज दिल्ली के जिस एयरपोर्ट को हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम से जानते हैं उसका नाम पहले पालम एयरपोर्ट ही था। फिर यहाँ एयरपोर्ट से शास्त्री जी की डेड बॉडी को 10 जनपद यानी कि शास्त्री जी के निवास पर ले जाया जाएगा, लेकिन ना जाने क्यों मिस्टीरियसली एयरपोर्ट पर आए शास्त्री जी के बेटे हरि कृष्ण शास्त्री को उनकी बॉडी से दूर रखा जाता है। लाख कोशिशों के बावजूद भी हरि शास्त्री को यहाँ उनके फादर के दर्शन नहीं करने दिए गए। इसी बीच पालम एयरपोर्ट पर ही लोगों में बातें शुरू हो गयी कि शास्त्री जी की बॉडी से ब्लड क्यों निकल रहा है, उनका फेस इतना डार्क ब्लू क्यों हो गया, शास्त्री जी को किसने मारा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जैसे ही शास्त्री जी की डेड बॉडी उनके घर पहुंचती है तब शास्त्री जी की डेड बॉडी का डार्क ब्लू कलर पेट और गर्दन के पीछे से निकल रहे ब्लड को नोटिस करके शास्त्री जी की वाइफ ललिता जी बोलती हैं कि शास्त्री जी को जहर देकर मारा गया है और जहर से ही इनकी बॉडी काली पड़ गई है। इस जहर वाली बात को सुनकर किसी ने फटाक से यहाँ पड़े चंदन लेप को शास्त्री जी के चेहरे पर और विजिबल बॉडी पार्ट्स पर लगा दिया। इस फोटो में आप क्लियरली देख सकते हो कि चंदन का लेप लगने के बाद भी शास्त्री
जी की बॉडी कितनी डार्क दिख रही है। इसके अलावा शास्त्री जी की बॉडी इतनी फूल गई थी कि उनकी पहनी हुई बनियान को फाड़कर उतारना पड़ा था। जब शास्त्री जी की इतनी जल्दी फूल गई बॉडी को देखा गया तो उनकी फैमिली ने भी सवाल उठाए कि नॉर्मली मौत के 48 घंटे के बाद ही बॉडी फूलना शुरू होती है, वो भी गर्मी में। लेकिन जनवरी के महीने में ताशकंद तो बर्फ से ढका हुआ रहता है और दिल्ली की सर्दी तो आप जानते ही हो, ठंड अलग ही लेवल की होती है। तो भी सिर्फ 18 घंटे में ही शास्त्री जी की बॉडी का इतना स्वेलअप हो जाना, ये सब कहीं ना कहीं उनके परिवार वालों की जहर की थ्योरी को और भी मजबूती से साबित करता है। इसलिए ये सब देखकर अब शास्त्री जी की फैमिली पोस्टमार्टम करवाना चाहती थी, क्योंकि अभी तक इनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। लेकिन पोस्टमार्टम करवाए बिना ही 13 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का दिल्ली के राजघाट पर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री ताशकंद जाते हैं, वॉर ट्रीटी साइन करते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन इनकी मौत के लगभग 58 साल बाद भी नो इंक्वायरी, नो इन्वेस्टिगेशन। यहाँ तक कि उस समय की इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने तो ये तक भी बोल दिया था कि शी डोंट फील कि शास्त्री जी की डेथ का इन्वेस्टिगेशन नेसेसरी है। शास्त्री जी की मौत होने से लेकर उनका अंतिम संस्कार होने तक जो कुछ भी हुआ, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली पिछले 58 सालों में भी जानबूझकर कोई इन्वेस्टिगेशन ना होने देने की वजह से ऑलमोस्ट पूरा भारत इस बात को मानता है कि शास्त्री जी की हार्ट अटैक से मौत नहीं बल्कि किसी और कारण से हत्या की गई थी। एग्जैक्टली कैसे क्या हुआ था आज की इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से समझेंगे। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। साल 1964 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं। शास्त्री जी ऐसे वैसे नहीं बल्कि एक ठोस पर्सनैलिटी के आदमी थे, जिन्होंने सिर्फ 18 महीनों के कार्यकाल में देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन और न्यूक्लियर वर्ल्ड पावर की नींव रखने के साथ ही पाकिस्तान को 1965 के युद्ध में धूल चटवाई। हुआ कुछ यूं कि चाइना से 1962 का युद्ध हारने के बाद दुनिया में इंडिया की एक कमजोर देश की इमेज बन गई थी। इससे पाकिस्तान को लगा कि अभी इंडिया कमजोर है, ये हमला करके कश्मीर कब्जाने का सही समय है। और इसी समय एक पाकिस्तानी मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो बोलता है कि हम पाकिस्तान से टैंक लेके निकलेंगे और टहलते टहलते दिल्ली को कब्जा लेंगे। इस स्टेटमेंट से आप ये भी समझ सकते हो कि उस समय पाकिस्तान भारत को क्या ही समझता था। इसी कोशिश में पाकिस्तानी आर्मी इंडिया के बुरे वक्त में अप्रैल 1965 में गुजरात के रण में घुस जाती है और इसके साथ ही कश्मीर में भी 30,000 आतंकवादियों से अटैक करवा देती है। और ये सब करने का मकसद सिर्फ एक था कि कैसे भी करके कश्मीर पर कब्जा करना। इसी इन्फिल्ट्रेशन के दौरान आज यहाँ दिल्ली में पीएम शास्त्री जी को ये इंडियन फोर्सेस के ऑफिशियल्स पाकिस्तान की ओर से भारत में हुई घुसपैठ और अटैक्स के बारे में ब्रीफिंग दे रहे हैं। अब ये ऑफिसर्स जैसे ही शास्त्री जी को पाकिस्तानी आर्मी के कब्जे वाले खेल को एक्सप्लेन करते हैं, वैसे ही शास्त्री जी बेधड़क बोलते हैं कि अगर वो कश्मीर कब्जा रहे हैं तो आप पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर लो। ऐसा बेबाक जवाब सुन के ये ऑफिसर्स पहले तो एक दूसरे को देखते हैं और फिर अटेंटिव होकर शास्त्री जी के हर वर्ड को ध्यान से सुनते हैं। इंडियन फोर्सेस को फ्री हैंड देने के अलावा शास्त्री जी अपने इन्हीं इंडियन ऑफिशियल से ये भी पूछते हैं कि आप बताइए, इसके अलावा मातृभूमि की रक्षा के लिए मुझे और क्या करना चाहिए। इस बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि शास्त्री जी का मातृभूमि की रक्षा को लेकर क्या ही मिजाज था। अब इंडियन आर्मी पहली बार वॉर कंडीशन में इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके बहुत ही कम टाइम में लाहौर, सियालकोट, कारगिल और हाजी पीर पास के पाकिस्तानी एरियाज में एंटर करती है और पाकिस्तान के 1920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ऑक्यूपाई कर लेती है। इससे पाकिस्तान, जिसने अपनी ज्यादातर फोर्सेस कश्मीर कब्जाने के लिए पीओके में डिप्लॉय कर रखी थी, उनके सामने अब दुविधा ये थी कि अगर वो पीओके छोड़ेंगे तो इंडियन फोर्सेस पीओके में आगे बढ़ेंगी और अगर लाहौर साइड से आके नहीं लड़ते तो इंडियन फोर्सेस लाहौर को कब्जा लेंगे। पाकिस्तान को इस तरह से धूल चाटते हुए देख अंकल सैम यानी अमेरिका ने शास्त्री जी को धमकी दी कि अगर इंडिया इस वॉर से पीछे नहीं हटा तो वो इंडिया को खाने के लिए गेहूं नहीं भेजेगा। यहाँ आपको बता दूं कि हम इंडियंस उस समय अमेरिका से गेहूं इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन शास्त्री जी ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को कड़े शब्दों में बोल दिया कि इंडियन आर्मी पीछे नहीं हटेगी। आफ्टर दिस शास्त्री जी ने रेडियो पर देशवासियों को बताया कि भारत पर अभी 2 मुसीबतें हैं, पहली वॉर और दूसरी फूड शॉर्टेज। पहली प्रॉब्लम से तो इंडियन आर्मी निपट रही है और दूसरे के लिए अगर आप सब हफ्ते में एक दिन मेरे साथ व्रत कर लेंगे तो हम खाना बचा पाएंगे। तब तक दूसरे देशों से गेहूं इंपोर्ट करने का इंतजाम भी किया जा सकता है। लोगों ने शास्त्री जी की बात मानी और पूरा देश सप्ताह में एक दिन व्रत रखने लग गया था। उसके अलावा शास्त्री जी के ऑफिशियल्स ने कुछ दिनों में ही दूसरे कुछ देशों से गेहूं इंपोर्ट करने का इंतजाम भी कर लिया था। अब भारत पाकिस्तान के इस तनाव के बीच शांति समझौता करवाने के लिए यूएसएसआर की एंट्री होती है। यूएसएसआर इंडिया और पाकिस्तान के स्टेट्समैन को उस समय के यूएसएसआर और आज के उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर में इन्वाइट करते हैं। अब शास्त्री जी अपने मंत्रियों और असिस्टेंट्स के साथ 3 जनवरी 1966 को ताशकंद पहुंचते हैं। शास्त्री जी और इंडियन ऑफिशियल्स जब उज्बेकिस्तान से ताशकंद में पहुंचे तो इन सभी का रुकने का प्रबंध इस लोटस सिटी होटल में किया गया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर इस टीएन कॉल के कहने पर शास्त्री जी का ताशकंद में रुकने का अरेंजमेंट इस होटल से इस दाचा यानी घर में करवा दिया गया था। ये टीएन कॉल उस समय
मॉस्को में मौजूद इंडियन एम्बेसी में एम्बेसडर था। इस दाचा में शास्त्री जी के इस रूम से ये लाइब्रेरी अटैच्ड है। इसी रूम के पास एक और रूम भी है। इस रूम के जस्ट बगल में यहाँ ये किचन है जिसमें ये रशियन कुक्स और ये रामनाथ शास्त्री जी के लिए खाना बनाएंगे और उसके अलावा सामने रिसेप्शन एरिया और है। इसके अलावा इसी दाचा के फर्स्ट फ्लोर पर यानी कि थोड़ा सा ऊपर जाकर दिखाऊं तो यहाँ ये 2 रूम्स और हैं। अब 4 जनवरी से 10 जनवरी 1966 तक इंडियन पीएम शास्त्री जी, पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अयूब खान और यूएसएसआर प्रेसिडेंट एलेक्सी कोसिजायन में मीटिंग्स के कई दौर चलते हैं, जिसमें यूएसएसआर का कहना था कि दोनों देश युद्ध से पहले जहां पर थे वहीं पर वापस अपनी फोर्सेस को ले जाओ, लेकिन शास्त्री जी का कहना था कि हमने युद्ध शुरू नहीं किया है इसलिए हम पीछे नहीं हटेंगे। इसी बात को लेकर यह भी बताया जाता है कि यूएसएसआर शास्त्री जी पर प्रेशर क्रिएट कर रहा था ताकि एग्रीमेंट साइन हो जाए। इन 6 दिनों में इंडिया से गए शास्त्री जी के मंत्रियों और ऑफिसर्स को ये लगने लगा था कि यूएसएसआर अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर रहा है और पाकिस्तान की ओर से बोल रहा है। अब शास्त्री जी वैसे तो सब पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जगहों में से आर्मी विड्रॉ करने के लिए रेडी थे, एक्सेप्ट कश्मीर के इस हाजी पीर पास से। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बोला जाता है कि हाजी पीर पास को कैप्चर करने में इंडियन आर्मी ने अपने 1000 से ज्यादा वीर सिपाही खोए थे। फाइनली अब 10 जनवरी 1966 को शाम 4 बजे शास्त्री जी एग्रीमेंट साइन ही कर देते हैं और दोनों देशों की आर्मी युद्ध से पहले वाली पोजीशन पर आ जाती है। इंडियन एम्बेसडर टीएन कॉल याद है, ये ताशकंद में आज एग्रीमेंट साइन होने की खुशी में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। इस पार्टी में इंडियन, पाकिस्तानी और यूएसएसआर के ऑफिशियल्स आते हैं। अब रात को 10 बजे के आसपास शास्त्री जी पार्टी से वापस अपने दाचा पहुंचते हैं। यहाँ पर शास्त्री जी का पर्सनल अटेंडेंट रामनाथ उनसे खाने के बारे में पूछता है। शास्त्री जी रामनाथ को बोलते हैं कि वैसे तो मैंने पार्टी में खाना खा लिया था लेकिन हल्का फुल्का कुछ खाना ले आओ। यहाँ आपको बता दूं, रामनाथ शास्त्री जी के साथ पिछले 20 सालों से है। अब रामनाथ दाचा की इस किचन में पहुंचते हैं जहाँ पर आज टीएन कॉल का कुक मोहम्मद जान और इन यूएसएसआर के कुक्स के साथ शास्त्री जी के लिए आलू, पालक और कढ़ी बनाता है। वैसे पिछले 5 दिनों में शास्त्री जी का खाना ये यूएसएसआर के कुक्स ही बना रहे थे, लेकिन आज मोहम्मद जान का बनाया हुआ ये खाना रामनाथ शास्त्री जी को सर्व करते हैं। अब जब ये खाना बन रहा था उसी दौरान लगभग 10:20 पर शास्त्री जी इंडिया अपनी फैमिली को कॉल करके ताशकंद समझौते पर देशवासियों का रिएक्शन पता करने की कोशिश करते हैं। इस पर उधर से फोन पर फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कि आपको हाजी पीर पास नहीं छोड़ना चाहिए था, इससे देशवासी खुश नहीं है। तो शास्त्री जी बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं देशवासियों के लिए उससे भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी ला रहा हूँ। जब लोग खुशखबरी सुनेंगे तो वो मुझे माफ कर देंगे। इंडिया हो रही इस बातचीत के दौरान शास्त्री जी के पास उनके प्राइवेट सेक्रेटरी जे.एन. शाही भी मौजूद थे। इसी समय जे.एन. शाही भी इंडिया में कॉल पर बात कर रहे थे और इस एग्रीमेंट को लेकर अपोजिशन का क्या रिएक्शन है ये पता करने की कोशिश कर रहे थे। तभी रामनाथ खाना लेकर शास्त्री जी के रूम में आते हैं। खाना खाने के बाद रामनाथ ने शास्त्री जी को डेली रूटीन के अकॉर्डिंग दूध और इसबगोल दिया। इसबगोल डाइजेशन में हेल्प करने के लिए कंज्यूम किया जाता है। दूध और इसबगोल लेने के बाद शास्त्री जी थोड़े चिंतित होकर रूम में इधर उधर घूमने लगते हैं। इंडिया में जो फोन पर बात करके शास्त्री जी को पता चला था उस बात को लेकर वो चिंतित थे। इसी दौरान दाचा में वीडियोग्राफर प्रेम वैद्य शास्त्री जी की फोटोशूट और वीडियोग्राफी के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उसको अभी फोटोग्राफी के लिए मना कर दिया जाता है। इससे ये फोटोग्राफर प्रेम वैद्य शास्त्री जी के रूम के बाहर से ही शास्त्री जी के टहलते हुए का वीडियो बना लेते हैं और स्क्रीन पर आपको ये जो वीडियो दिख रही है ये उसी समय की रियल फुटेज है। इधर रूम के अंदर शास्त्री जी टहलते हुए रामनाथ से पानी मांगते हैं तो रामनाथ यहाँ बेड के पास रखे इस थर्मस से पानी देता है। पानी पीने के बाद शास्त्री जी सोने के लिए लेटते हैं और रामनाथ और शाही से लाइट बंद करके सो जाने के लिए बोलते हैं। ये दोनों लाइट बंद करके लगभग रात 12:30 पर शास्त्री जी के रूम से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तो आपने ऑलरेडी इस वीडियो की स्टार्टिंग में देख ही लिया है, यानी कि इसके बाद शास्त्री जी की हालत बिगड़ना, रिवाइवल की कोशिश, डेड बॉडी इंडिया लाना और डेथ रीजंस को लेकर कई फ्लोटिंग थ्योरीज एंड इंसिडेंट्स हैं। शास्त्री जी की डेथ के 10 साल बाद एक जांच कमेटी बनती है। डॉक्टर चुग और रामनाथ शास्त्री जी की डेथ के विटनेस थे क्योंकि अटेंडेंट ने खाना खिलाया था और डॉक्टर चुग ने हार्ट अटैक के बाद ट्रीटमेंट दिया था। अब डॉक्टर चुग और रामनाथ बयान देने के लिए निकलते हैं तो इन दोनों की अलग अलग एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, जिसमें रामनाथ का एक्सीडेंट 2 बार होता है। अब आप ही सोचिए, शास्त्री जी की डेथ के 2 ही विटनेस थे और दोनों ही एक्सीडेंट में मर गए या मार दिए गए, जो भी हो, नो विटनेस नो केस। वैसे शास्त्री जी की डेथ के बाद कई कंस्पिरेसी थ्योरीज सामने आई और सभी थ्योरीज में एक कॉमन सिमिलरिटी ये थी कि शास्त्री जी को जहर तो दिया गया है, लेकिन किसने दिया और क्यों दिया वो ध्यान से समझो। इस क्वेश्चन के 4 मोस्ट बिलीव्ड आंसर्स हैं। सबसे पहला ये कि शास्त्री जी की हत्या पाकिस्तान ने करवाई है। दूसरा ये कि शास्त्री जी की हत्या यूएसएसआर की सीक्रेट सर्विस केजीबी ने करवाई है। तीसरा ये कि शास्त्री जी की हत्या अमेरिकन सीक्रेट सर्विस सीआईए ने करवाई है और चौथा ये कि शास्त्री जी की हत्या इंडियन पॉलिटिशियंस ने ही करवाई है। अगर सभी डॉट्स को कनेक्ट करके देखें तो हम शुरू करेंगे पाकिस्तान से। कुछ लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान ने शास्त्री जी को जहर दिया है, लेकिन इस सबसे पहले पाकिस्तान वाले पॉइंट में एक लूप होल है। ध्यान से समझो,
कि ताशकंद में एग्रीमेंट के लिए मौजूद पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को हर वक्त ये डर ऑलरेडी बना हुआ था कि अगर शास्त्री जी ये एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे तो इंडियन आर्मी पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगी। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स तो वैसे ही यूएसएसआर के पांव पकड़ रहे थे कि कैसे भी करके इंडिया से बचा लो। ओवरऑल सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान खुद उस समय भारत से डरा हुआ था और उसको पता था कि मैंने ऐसा कुछ किया तो वापस पेला जाऊंगा। तो क्लियरली शास्त्री जी को मारना उनके बस की बात तो है नहीं। तो फिर लोगों का दूसरा शक जाता है यूएसएसआर की सीक्रेट सर्विस यानी केजीबी पर। आपको बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर और अमेरिका में वर्ल्ड लीडर बनने की होड़ लगी हुई थी। इसी होड़ के चलते यूएसएसआर ने अपना दबदबा बनाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति समझौता करवाया था। अब अगर केजीबी यूएसएसआर में शास्त्री जी को मारती तो यूएसएसआर से दुनिया का विश्वास खत्म हो जाता, और वो भी तब जब दुनिया कोल्ड वॉर की वजह से दो पार्ट्स में बटी पड़ी है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी देश अपने आप पर विश्वासघाती का टैग तो नहीं लगवाना चाहेगा। हालांकि केजीबी सीनियर ऑफिसर वसीली मित्रोकिन की इस बुक में बताया गया है कि कैसे केजीबी ने इंडिया के चुनावों में जरूर इंटरफेयर किया था, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की हत्या का कोई जिक्र इस बुक में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नहीं किया गया है। और यूएसएसआर ने हमेशा ये बात आगे से बोली है कि शास्त्री जी की डेथ मिस्ट्री में हम इंडिया की पूरी हेल्प करेंगे, लेकिन जांच तो शुरू करो। एक बात और बता दूं कि शास्त्री जी के नेक के पीछे और पेट पर कट यूएसएसआर की डॉक्टर्स की टीम ने ही लगाए थे। शायद यूएसएसआर के डॉक्टर्स की टीम को पता लग गया था कि शास्त्री जी की डेथ पॉइजनिंग से ही हुई थी, इसलिए डॉक्टर्स ने शास्त्री जी की नेक के पीछे स्पाइनल कॉर्ड और पेट पर लगे कट से सैंपल्स कलेक्ट किए थे, ताकि कल को अगर इंडिया किसी भी तरह के एलिगेशंस लगाए तो इन सैंपल्स के बेस पर बेगुनाही प्रूव कर सके। लेकिन इंडिया कोई इन्वेस्टिगेशंस करवा ही नहीं रहा है, तो सैंपल्स की बदौलत कुछ पता कैसे चलेगा। तीसरे नंबर पर है सीआईए ऑफिसर रॉबर्ट क्रोली के एक इंटरव्यू बेस्ड इस बुक के ये 2 सेंटेंसेस पढ़िए। अगर ये स्टेटमेंट्स सच हैं तो सीआईए द्वारा शास्त्री जी के असैसिनेशन के कई रीजंस हो सकते हैं। शास्त्री जी सिर्फ 18 महीनों तक इंडिया के प्रधानमंत्री रहे थे और इतने थोड़े समय में ही ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें आपको याद हो तो अमेरिका द्वारा गेहूं ना देने पर शास्त्री जी ने लोगों से फास्ट करने को बोला था। साथ में ये भी अपील की थी कि हर भारतीय देश में ज्यादा से ज्यादा गेहूं उगाए ताकि इस फूड शॉर्टेज का परमानेंट सॉल्यूशन निकल सके। आप विश्वास नहीं करोगे कि लोगों ने अपने लॉन्स तक में गेहूं बो दिए थे, यहाँ तक कि शास्त्री जी ने अपने इस आवास के लॉन्स में भी गेहूं उगाए थे। इसके अलावा शास्त्री जी ने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू करवाया था, जिसमें डॉक्टर भाभा इंडिया को न्यूक्लियर पावर कंट्री यानी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए काम कर रहे थे। बताया ये जाता है कि डॉक्टर भाभा इंडिया को न्यूक्लियर नेशन बनाने के बहुत ज्यादा करीब थे। ऐसा माना जाता है कि इंडिया जो न्यूक्लियर बॉम्ब 1998 में बना पाया, यही काम शास्त्री जी के टाइम में ही हो जाता। इसी बात को लेकर अमेरिकन्स को डर था कि अगर इंडिया न्यूक्लियर पावर्ड नेशन बन गया तो इंडिया यूएसएसआर के साथ मिल जाएगा। उन दिनों दुनिया में वर्ल्ड लीडर बनने के लिए अमेरिका और यूएसएसआर में चल रहे कोल्ड वॉर की वजह से अमेरिका नहीं चाहता था कि कोई भी देश न्यूक्लियर पावर्ड नेशन बने। अब शास्त्री जी का देश के लिए ऐसे स्टैंड लेना और डिपेंडेंसी खत्म करने जैसे डिसीजन से अमेरिका डरा हुआ था, और इसी डर के चलते पहले शास्त्री जी को और शास्त्री जी की डेथ के 10 दिन बाद डॉक्टर भाभा को। Who knows? लास्ट पॉसिबल बट मोस्ट बिलीव्ड रीजन ये है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि शास्त्री जी को इंडियन पॉलिटिशियंस ने ही मरवाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि शास्त्री जी के रहते इंदिरा गांधी पीएम नहीं बन पाती। ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है, क्योंकि शास्त्री जी ने देश को एडवर्स कंडीशन से बाहर निकालने के लिए बहुत ही मैच्योर डिसीजंस और प्लानिंग की थी, और उनके काम को न केवल देशवासी बल्कि अपोजिशन भी एडमायर करता था। और शायद इसी के चलते एक बात और, ताशकंद में देश के पीएम शास्त्री जी मरते हैं, उसके बाद उनका ना तो इंडिया में पोस्टमार्टम करवाया गया और ना ही ताशकंद में होने दिया गया। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ताशकंद में यूएसएसआर के सीनियर डॉक्टर्स की टीम ने शास्त्री जी के पोस्टमार्टम का बोला था, लेकिन शास्त्री जी के साथ ताशकंद गए इंडियन डिप्लोमेट्स बताते हैं कि इंडियन एम्बेसडर टीएन कॉल ने शास्त्री जी का पोस्टमार्टम करवाने के लिए मना कर दिया था। चलो ठीक है, रशिया में शास्त्री जी का पोस्टमार्टम नहीं करवाया, लेकिन इंडिया में शास्त्री जी की फैमिली द्वारा पोस्टमार्टम की मल्टीपल रिक्वेस्ट को क्यों इग्नोर किया गया। चलो एक बार फिर से मान लेते हैं कि देश के पीएम का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया, लेकिन इंडियन पीएम फॉरेन लैंड पर मरते हैं तो इंस्टेंट इंक्वायरी क्यों नहीं करवाई गई। 10 साल बाद जब इंक्वायरी शुरू करवाई गई तो की विटनेसेस रामनाथ और डॉक्टर चुग रोड इंसिडेंट्स में क्यों मरे। और तो और लोग ये भी मानते हैं कि इंदिरा गांधी का करीबी और शास्त्री जी के की सस्पेक्ट में से एक टीएन कॉल को शास्त्री जी की डेथ के सिर्फ 2 साल बाद यानी 1968 में ही इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी प्रमोट कर दिया गया, जिसको शास्त्री जी की डेथ वाली रात को केजीबी शक के आधार पर पूछताछ करती है, उसको इंडिया में राष्ट्रपति भवन स्टाफ के तौर पर ज्वाइन करवा दिया गया। अब इन सभी इंसिडेंट्स को कोइंसिडेंस कहें या फिर प्लानिंग, अब जो खुशखबरी शास्त्री जी देशवासियों को सुनाने वाले थे शायद वो इस फोटो में छुपी हुई है। यूके के फोरेंसिक एक्सपर्ट नील मिलर ने ताशकंद एग्रीमेंट के दौरान मौजूद इस शख्स की फेस मैपिंग की, जो कि सुभाष चंद्र बोस का बेस्ट पॉसिबल मैच बताई जा रही है, और शास्त्री जी भारत आकर लोगों को शायद नेताजी के जीवित होने की ही खुशखबरी देने वाले थे। खैर, इस वीडियो में मैंने डिटेल में 3D एनिमेशन की मदद से बताया है कि टैंक से फायरिंग कैसे करते हैं, टैंक को चलाते कैसे हैं और वो काम कैसे करता है। क्लिक करो और जरूर देखो।